This is part third of chapter number 1, that is real numbers of class 10th. So in part 1 आप सभी को पता है क्या डिस्कस किया था हमने. पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 डिस्कस की थी एंड पार्ट 2 में एक्सरसाइज नंबर 1.2 एंड पार्ट 3 में हम ट्राई करेंगे कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट फिनिश कर दें, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड 1.4 हम कंप्लीट इस पार्ट में फिनिश कर दें. तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं. ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या स्टडी करना है, इरेशनल नंबर्स की स्टडी करनी है. तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है ना, सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. ध्यान से देखेंगे सभी. व्हाट आर इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं. नॉन रिपीटिंग, ओके. नॉन रिपीटिंग को हम नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़े बहुत इरेशनल नंबर्स के. जैसे कि एक नंबर लिखा हुआ है 0.150 1500 1500 15 4 times 0 एंड सो. तो क्या ये इरेशनल नंबर है? ये बिल्कुल है, इरेशनल नंबर है. आप देखेंगे सबसे पहला नॉन टर्मिनेटिंग भी है. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इरेशनल नंबर्स के लिए. ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये नॉन रिपीटिंग भी है, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर होगा. ठीक है, अब ये मैं आपके सामने 142, ठीक है, 142 क्या ये इरेशनल नंबर होगा? भाई खत्म तो नहीं हो रहा ये, है ना. ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग नहीं है. आप देख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग तो है कि खत्म नहीं हो रहा है, बट इट इज नॉन, बट ये नॉन रिपीटिंग नहीं है. आप देख सकते हो कि रिपीट हो रही है चीज़ें. ये 142 तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा. ठीक है, तो आपको इरेशनल नंबर की जो है पहचान इस तरीके से ही करनी होगी आपको. ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बट आपको फिर बता दिया मैंने. अब एक्सरसाइज नंबर 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे वो देखेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. रूट 5 आपको इरेशनल प्रूव करना है. ठीक है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू टू प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. आप सबसे पहले रूट 5 को ना रैशनल नंबर मान लो. लेट रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी. ठीक है, ये हमने मान लिया कि रूट 5 जो है ना वो एक रैशनल नंबर है. आप देख सकते हो ना, रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी. बी यहाँ पर देखो जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है. ठीक है, तो आप यहाँ पर हमने क्या लेट कर लिया, लेट रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी. a बाई बी मीन्स ये एक हमने रैशनल नंबर मान लिया. ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो. आप यहाँ पर क्लियर कट इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया मैंने यहाँ पर. ठीक है, आप क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हो. हेयर A एंड B आर को प्राइम. ठीक है, को प्राइम नंबर्स, एक नंबर यहाँ पर और निकल के आ गया को प्राइम. यहाँ पर आप देख सकते हैं A और B क्या है, आप ये दोनों नंबर को प्राइम है. अब को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है. ठीक है, ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है. हम एग्जांपल ले लेते हैं को प्राइम के लिए. हम जैसे आप मान लो को प्राइम के लिए थोड़ी बहुत मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि देखो, जैसे आप सुन लो वैसे सुन लो, बहुत ईजी चीज़ है. को प्राइम जैसे 2 और 4 है. ठीक है, तो 2 और 4 क्या दोनों को प्राइम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे. ठीक है, 2 और 4 को प्राइम नहीं होंगे, बट 3 और 4 बिल्कुल होंगे, क्योंकि 4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1 एंड 3 को 3 इंटू 1. तो आप देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1. आपको ये याद रखना है कि ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो वो क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं. यहाँ पर देख लो यार, देख लो आप, ये देखो को प्राइम की डेफिनेशन. जैसे 2 है, 2 को 2 इंटू 1 लिखा, 4 को 2 इंटू 1 लिखा, है ना. तो इसमें देखो 2 भी इसमें कॉमन फैक्टर है और 1 भी देख सकते हो आप. ठीक है, 2 भी है और 1 भी है, तो ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं होंगे. लेकिन अगर 2 और 3 की बात करूं, 2 इंटू 1 3 इंटू 1,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 है दोनों में, तो ये दोनों नंबर कोप्राइम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी क्या है, कोप्राइम है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में हमें। अभी हमने इसको रैशनल नंबर यहाँ पे लेट कर लिया हमने। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे हम। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, जो इक्वेशन 1 थी दैट इज √5 इज इक्वल टू a/b, उसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे अगर। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 5 इज इक्वल टू a² अपॉन b²। ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर यू कैन डायरेक्टली राइट 5b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप इजीली देख सकते हो कि a² जो है वो 5 से भी डिवाइड होगा और a भी 5 से डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है ना भाई, होगा। देखो a² है, 5 यहाँ पे जाके डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो a² 5 से डिवाइड होगा और a भी, यानी कि a² को मैं a इंटू ए भी लिख सकता हूँ, तो a भी 5 से डिवाइड होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या पता चल गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 it is clear that a² and a are divisible by 5। ऑलराइट, ये हमें यहाँ से पता चल गया। अब जो अब इस इक्वेशन में ना, अभी इस इक्वेशन में क्या करना होगा आपको, पुट a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, तो अगर आप a के प्लेस पर जब 5c पुट करेंगे तो यू विल गेट b² 5 इज इक्वल टू, a के प्लेस पर 5c पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 5c² हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 5b² चल रहा है, कितना हो जाएगा 25c², ये कैंसिल आउट हो गया 5 की टेबल पर, एंड यू विल गेट b² इज इक्वल टू 5c²। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, थर्ड इक्वेशन से आप देख सकते हो क्लियर कट कि b² और b 5 से डिविजिबल है। फ्रॉम इक्वेशन 3 it is clear that b² and b are divisible by 5। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या लेट किया था, √5 इज इक्वल टू a/b, है ना। जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, जो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लेट किया था, √5 इज इक्वल टू a/b। इसका मतलब a और b यहाँ पर कोप्राइम है कि a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, सिर्फ 1 है। बट इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि a 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब a और b का एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट इज 5। ठीक है, अब ये कॉमन फैक्टर कब निकल के आया, जब हमने √5 को रैशनल माना था। ठीक है, √5 को हमने रैशनल माना था, तो हमारी ये कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने ये यहाँ पर लेट किया था, a एंड b आर कोप्राइम, ये हमारी यहाँ पर क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, क्योंकि भाई देखो आगे देखो ना, इनके तो फैक्टर भी निकल के आ गए। a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, देख सकते हो आप, a 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या था, कि a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 था, तो ये क्या हो गई, हमारी फॉल्स हो गई। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, therefore you can write here, therefore our assumption of √5 is a rational number is wrong because a and b are also
हैविंग कॉमन फैक्टर 5, ठीक है। तो अजम्पशन हमारी गलत हो गई कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। सो आई कैन से दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमने प्रूव कर दिया, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब रूट 5, रूट 3, रूट 6, रूट 7, रूट 8, कोई मतलब रूट 8 तो ये रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंगल डिजिट में जैसे कि रूट 3 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 11 हो गया, कोई भी नंबर आ जाए, आपको यही एक मेथड फॉलो करना है। सपोज करो यहाँ पर रूट 11 होता, यहाँ पर रूट 11 होता, ठीक है। देखो प्रूव करने, इन इरेशनल नंबर्स प्रूव करने वाले कंसेप्ट ना, इस एक्सरसाइज में आपको 3 कंसेप्ट पढ़ने होंगे। एक तो आपको सिंगल नंबर वाला आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, और फिर आपको इस तरीके का नंबर मिलेगा, यानी कि प्लस की फॉर्म में एक नंबर मिलेगा, और दूसरा नंबर आपको मिल सकता है डिवाइड की फॉर्म में, या फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस एक्सरसाइज में आपको 3 कंसेप्ट पढ़ने होंगे, यानी कि एक नंबर, एक सिंगल नंबर विद इन रूट, ठीक है, एक सिंगल नंबर, और एक नंबर प्लस की फॉर्म में कंप्लीट, यानी कि प्लस की फॉर्म में देख सकते हैं आप यहाँ पर, और एक नंबर डिवाइड की फॉर्म में या इस फॉर्म में, ठीक है। ये तो प्लस वाला कंसेप्ट ही आ गया। तो सिंगल नंबर्स वाला जो कंसेप्ट है वो आपको हमेशा यही फॉलो करना है। जस्ट आप मान लेते कि यहाँ पर आपको रूट 7 होता कि रूट 7 को आप इरेशनल प्रूव करो, तो आप सबसे पहले क्या करते, रूट 7 इज इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है। हेयर ए एंड बी आर को प्राइम, वहां से भी क्या पता चलता है, ए और बी को प्राइम। उसके बाद क्या होता, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाता, बी स्क्वायर, है ना, 7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चल जाता कि ए स्क्वायर और ए दोनों 7 से डिवाइड है। भाई यहाँ पर 5 है तो 5 से डिवाइड है, 7 होता तो 7 से डिवाइड होता, ठीक है। फिर आप ए के प्लेस पर आप क्या पुट करते हैं, यहाँ पर 7 से पुट करते, जो नंबर रूट में होगा ना वही पुट करना है सी के साथ, बस फॉर सम इंटीजर सी, ठीक है। फिर सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको यहाँ पे 7c स्क्वायर आ जाता। भाई 5 का स्क्वायर 25 आया है, अगर यहाँ पर 7 पुट करते तो क्या आ जाता, 49 सी स्क्वायर। यहाँ पर 7 होता, 7 से 7 कट जाता, 7 से 49 कैंसिल आउट हो जाता 7 की टेबल पर, है ना। तो क्या आ जाता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 7c स्क्वायर। और यहाँ से भी क्या पता चल जाता कि बी स्क्वायर और बी 7 से डिवाइड है। यहाँ पर जैसे एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर 5 आया है, वहाँ पर 7 आता। सेम आपको कंसेप्ट यूज करना है, किसी कैसे भी नंबर आ जाए, रूट 7, रूट 11 लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। दिस कंसेप्ट by using the same concept, ये नोट लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, नोट लिख रहा हूं। by using the same concept you can do with numbers root 7, root 3, root 11, root 13 एक्सेट्रा, ठीक है। अब सेकंड कंसेप्ट की तरफ आगे मूव करते हैं। सेकंड कंसेप्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है कि प्रूव 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 3 + 2 रूट 5, इसको इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। इसको इरेशनल प्रूव करना है। सबसे पहली बात तो इसको आप रैशनल मान लो कि ये नंबर क्या है, रैशनल है, ठीक है। ये नंबर क्या है, रैशनल है। इस फॉर्म में नंबर हो, प्लस की फॉर्म में, ठीक है, या डिवाइड की फॉर्म में हो, तो हमेशा आपको क्या करना है, इस रूट वाले टर्म की वैल्यू निकालनी है। अगर नंबर सिर्फ एक डिजिट वाला है, यानी कि जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, रूट 5 को हमने प्रूव किया था, अगर एक डिजिट वाला नंबर है इस तरीके से, तो आपको पहले वाला कंसेप्ट यूज करना है। अब अगर आपका नंबर इस तरीके से प्लस की फॉर्म में मिल जाए, डिवाइड की फॉर्म में मिल जाए, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे रूट वाले नंबर की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। यानी कि सिर्फ यही बचना चाहिए यहाँ पर, बाकी सब कुछ ट्रांसफर कर दो आप। तो अगर ट्रांसफर कर दोगे तो क्या मिलेगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू 3 यहाँ पर आ जाएगा, a बाई बी, ठीक है। यहाँ पर लेट लिख देना, लेट दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है, जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिख सकते हो ये, क्योंकि रैशनल हमने लेट किया है ना, तो b इज नॉट विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। आप लिख सकते हो b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ओके।
तो इस तरीके से तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या मिलेगा हमें फाइनली आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 2√5 इज इक्वल टू बी एलसीएम लिया a-3b, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज होकर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा एंड फाइनली यू विल गेट √5 इज इक्वल टू a-3b अपॉन 2b, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आप इसको 1 लेट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे क्लियर कर देखना, a और b दो इंटीजर्स हैं, तो ये कंप्लीट नंबर क्या हो गया, ये रैशनल हो गया, है ना। देखो ये थ्योरेटिकल चैप्टर चल रहा है हमारा, तो यहाँ पर अजम्पशन तो करनी पड़ेगी बिल्कुल। अब यहाँ पे लिखेंगे हियर इन इक्वेशन नंबर 1 या फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a and b are some integers, so a-3b upon 2b will be rational, but √5 is irrational, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है √5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। देखो अजम्पशन तो बिल्कुल करनी पड़ेगी क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर चल रहा है, सिंपल सी बात है। आपको करना क्या यार, कुछ भी तो नहीं करना, ये नंबर था, आपने यहाँ पे रूट की वैल्यू निकाली, ठीक है। करना क्या है, ये a-3b अपॉन 2b आ गया। भाई a और b कुछ इंटीजर्स है ना, भाई रैशनल नंबर कब होंगे, इंटीजर्स ही तो होंगे ना, या तो 2/5 होगा, 3/5 कुछ भी होगा। तो अगर आप यहाँ पे पुट करके देखो, आप यहाँ पे 2 या आप a की प्लेस पर 2 पुट करके देखो, b की प्लेस पर आप कुछ भी पुट करके देखो, ये कंप्लीट क्या निकल जाएगा, एक रैशनल नंबर निकल जाएगा, ये एक रैशनल नंबर निकल जाएगा। बट दिस इज इक्वल टू दिस √5, और हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो क्या ये अजम्पशन हमारी सही हो गई क्या? देखो हमारे अकॉर्डिंग तो हमने क्या बोला, ये रैशनल है, ठीक है, बट √5 इज रैशनल, ठीक है। लेकिन √5 क्या है, इरेशनल है, तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर रही, देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर आवर अजम्पशन of 3 plus 2√5 is rational is false, hence 3 plus 2√5 is an irrational number, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, देखो फिर से बता देता हूँ एक बार, हमने √5 की वैल्यू निकाल ली, ये क्या पता चल रहा है हमें, रैशनल है, ठीक है। बट ये तो इरेशनल है ना, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई कि ये रैशनल है, ये तो कंडीशन गलत हो गई ना हमारी। अब ये कंडीशन गलत क्यों हुई, क्योंकि हमने इसको रैशनल माना था। अब जब भाई रैशनल पे कंडीशन गलत हो गई तो ये क्या होगा, इरेशनल ही तो होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स 1/√2। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, तो सिंपल सी बात है, जिस नंबर को रैशनल इरेशनल प्रूव करना होगा सबसे पहले आप उसको रैशनल लेट करना होगा। लेट 1/√2 इज इक्वल टू a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जहां पर b हमने 0 के इक्वल नहीं है, मतलब देखो इसको कोई भी नंबर हो उसको आपको पहले रैशनल आपको मानना है हमेशा, ठीक है। रैशनल लेट किया, फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपको रूट की वैल्यू निकाल लो यहाँ से भी, रूट की ना, यानी कि √2 वाले नंबर की वैल्यू, तो √2 यहाँ पर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b/a आ जाएगा। आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना दिया यहाँ पर। अब सेम वही चीज़ लिखने जो ऊपर लिखी थी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देख सकते हैं कि a एंड b आर इंटीजर्स, सो b/a
विल बी रैशनल, बट हमें पता है बट √2 इज इरेशनल। ठीक है, √2 इज इरेशनल, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, अब ये कब हुई, ये कंडीशन सेटिस्फाई कब नहीं कर रही, यानी कि कब फॉल्स हुई। देयरफॉर आवर अजम्पशन ऑफ √2 1/√2 इज इक्वल 1/√2 इज रैशनल। इस क्वेश्चन में से लिखना होता है आपको, इज रैशनल इज फॉल्स, हैंस 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ वही करना था, रूट की वैल्यू निकाली है ना। उसके बाद ए एंड बी इंटीजर्स हैं तो ये रैशनल होगा, बट क्योंकि ये इरेशनल होता है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। अब ये कंडीशन गलत कब हुई, ये कंडीशन गलत कब हुई, जब इसको हमने रैशनल माना था। ठीक है, तो इरेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में, 7√5 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात तो लेट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी आपको वही करना है, रूट वाले नंबर की वैल्यू निकाल लो, यानी कि √5 विल बी इक्वल टू a/7b। इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अब वही चीज लिखनी होगी आपको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a and b are integers, so a/7b will be rational। ठीक है, रैशनल होगा, बट √5 is an irrational, therefore our assumption 7√5 is rational is false, and hence 7√5 is an irrational। ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या गिवन है, 6 + √2। इसको प्रूव करना है, तो पहले तो आप इसको लेट कर लो। लेट दिस इज अ रैशनल नंबर वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी आप इस √2 की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी, a/b - 6। इसको एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, a-6b/b। ये सोल्व करोगे ना एलसीएम वगैरह लेके, तो आपको यही मिलेगा। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो √2 इज इक्वल टू a-6b/b। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वही चीजें आपको फिर से लिखनी होगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a and b are some integers, so a-6b/b will be rational, but √2 is an irrational number। ठीक है, बट √2 एक इरेशनल नंबर है। therefore our assumption of 6 plus √2 is rational is false, and hence 6 plus √2 is an irrational। ठीक है,
तो ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 हमने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अब इसमें भी देखो वही है ना, √2 की वैल्यू निकाली। अब ये कंप्लीट रैशनल होगा, लेकिन ये इरेशनल है, तो ये कंडीशन गलत हो गई। ये कंडीशन गलत कब हुई? जब हमने इसको रैशनल माना, तो ये रैशनल नहीं होगा, ये इरेशनल हो जाएगा। ये छोटी सी बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से। एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। 1.4 की तरफ अब मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.4, ठीक है, क्या गिवन है एक्सरसाइज नंबर 1.4 में? फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। आपको विदाउट इनको डिवाइड किए आपको बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे मेरे पास 25/5 है। ठीक है, कैंसिल आउट होकर कितना आ गया? 5 आ गया, यानी कि ये नंबर रुक गया। यहां पर डिवाइड के बाद जो क्वोशिएंट आया वो रुक गया, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है? आप 10/3 ले लो। ठीक है, ये 3.3333 चलता रहेगा। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम। ठीक है, हमें विदाउट डिवाइड किए बताना है क्या 13/3125 एक टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकालना है हमको? क्वेश्चन नंबर 1 में हमको सिर्फ चेक करना है क्या ये नंबर्स टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बस आपको ये चेक करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताना है कि जो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यह बताना है कि जो नंबर्स टर्मिनेटिंग हैं उनके आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं। ठीक है, यानी कि उनका आपको क्वोशिएंट बताना है कि क्वोशिएंट में किस नंबर के बाद डेसिमल लग रहा है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको बेसिकली बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है दोनों साथ साथ सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि देखो हम चेक भी करते रहेंगे साथ साथ कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग होगा उसको हम साथ साथ सोल्व भी करते रहेंगे। ठीक है, उसको हम साथ साथ सोल्व भी करते रहेंगे। तो देखो सबसे पहले चेक करने से पहले आपको क्या करना होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। डिनोमिनेटर की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से मैंने आपको बताया था। प्राइम फैक्टराइजेशन अब इस तरीके से कर सकते हो, फंडामेंटल थ्योरम यूज करके 5 की टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से 5 की टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से 5 की टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर से 5 की टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये अगेन 5 की टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि 3125 जो है ना, उसको मैं लिख सकता हूं 5 × 5 × 5 × 5 × 5, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि 5 की पावर 5। ठीक है, अब देखो याद रखना मेरी बात, याद रखना बिल्कुल किस तरीके से, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 हो या तो 2 हो या फिर दोनों हो। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 हो, देखो यहां पर सिर्फ 5 है, या सिर्फ 2 हो या दोनों हो, तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वरना टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, तो यहां पर ये देख सकते हो आप क्लियर कट, यहां पर आप क्लियर कट देख सकते हो। ठीक है, कि
5 की पावर 5 है, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो हेयर 3125 इज इन फॉर्म ऑफ an 5n सॉरी 5n इंटू 2m। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो ये नंबर है ना, जो ये नंबर है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, 5n इंटू 2m की फॉर्म में आ गया। ठीक है भाई, बिल्कुल आ गया ना, क्यों नहीं। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर 2 तो है ही नहीं, 2 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो आपने किस तरीके से लिख दिया। देखो ध्यान से देखो, अभी आपको बता रहा हूँ। 3125 इज इन द फॉर्म ऑफ 5n 2m वेयर n इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0। ठीक है, m इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लो, जिसको समझ में नहीं आया यहाँ पर देखो, रफ वर्क में देखो भाई, ये 5 की पावर m को 5 की पावर 5, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना मेरे पास, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने n की पावर जो है वो कंपेयर कर दिया 5 और m की पावर 2, यानी कि अगर 5n इंटू 2m की फॉर्म में अगर आपका डिनोमिनेटर है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है। ठीक है, अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे नाउ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा खत्म हो गया, हमें चेक करना था बस टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसमें दोनों क्वेश्चन में साथ साथ लेके चल रहा हूँ आपके। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि आप चेक करो तो आप यहाँ तक छोड़ दो, अगर आपसे दोनों पूछा है कि आप चेक करो टर्मिनेटिंग है तो आप इसको आगे सोल्व भी करो, तो आपको ये आगे भी करना होगा। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 3125 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13/5 की पावर 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। क्यों, मैंने इसको क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये 5⁵ के इक्वल है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, एक एडजस्टमेंट करनी होगी हमें किस तरीके की, डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए। यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 5 है, 5 की पावर 5, जितनी पावर 5 की है उतनी ही पावर 2 की लेकर के आपको एक बार डिवाइड करना है, यानी कि नीचे आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और एक बार आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। जितनी पावर 5 की है ना उतनी 2 की उतनी लेनी है। मान लो यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर 5 होती तो आप यहाँ पर 5 की पावर 5 से, मतलब आपको वाइस वर्सा लेके चलना है। अगर सिर्फ 5 है, मान लो 5 की पावर 3 होती है यहाँ पर, ठीक है, तो 2 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देते। मान लो यहाँ पर 2 की पावर 8 होती तो 5 की पावर 8 से नीचे मल्टीप्लाई, 5 की पावर 8 से ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि आपको वाइस वर्सा आपको लेके चलना है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ऊपर हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि an इंटू bn अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो आप लिख सकते हो a इंटू बी की पावर n। ठीक है, यानी कि आप दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके ओके, कितना हो जाएगा, 13 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 416 और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 5। ठीक है, अब इसको आगे क्या किस तरीके से आप सोल्व करोगे, 416 अपॉन 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, यही मतलब है ना। अब नीचे क्योंकि 5 0 है तो ऊपर 5 नंबर्स के बाद डेसिमल आपका आ जाएगा, यानी कि 416, ये तो 3 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 के बाद हमारा डेसिमल आ गया और उसके बाद 0 तो लगना ही लगना है। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आगे सोल्व करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका क्या गिवन है, 17/8। भाई आप 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या लिख सकते हो, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप 8 को
2 की पावर 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो 17/2⁻³ मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, या तो ये फैक्टर्स में सिर्फ 2 हो या 5 हो या दोनों हो। इन दोनों के अलावा अगर मान लो यहाँ पे 2 के साथ कोई 3 भी होता प्राइम फैक्टर्स में, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता। अब यहाँ पर क्योंकि सिर्फ 2 है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो। इनके साथ अगर 2 के साथ कोई दूसरा नंबर आ गया 5 को छोड़ करके तो भी नहीं होगा, 5 के साथ कोई दूसरा नंबर आ गया तो भी नहीं होगा। अगर 2 और 5 दोनों के साथ कोई दूसरा नंबर आ गया, डिफरेंट आ गया 2 और 5 को छोड़ करके, जैसे मान लो 2 भी आ गया, 5 भी आ गया और 3 भी आ गया, तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखो किस तरीके से करेंगे। हेयर 8 is in form of 2n into 5m, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर 5 तो है नहीं, तो फिर देख लो आप, ठीक है, 2 3 into 5 0 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 5 की पावर 0 1 हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लिख सकते हैं। 8 इसकी फॉर्म में है, वेयर n is equal to 3, ठीक है, n is equal to 3 देख सकते हो, 2n, ये 2n into 5m की फॉर्म है, m is equal to 0, ठीक है। therefore it is terminating। अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना होगा। देखो अब ना आगे किस तरीके से करेंगे, 7/8 इसको हम लिख सकते हैं 17/2⁻3, ठीक है। मैंने आपको बताया था या तो 2 हो, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 दे रखी है, तो पावर तो 3 है ना 2 की। अब 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो, और क्या निकल जाएगा आपका 17 इंटू ये आ जाएगा 125 5 की पावर 3, और नीचे कितना आ जाएगा देखो सेम 10 की पावर 3। फाइनली आपको मिल जाएगा 17 इंटू 125/1000, एंड फाइनली यू विल गेट 17 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2125 आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2125, ठीक है। 17 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 125 से तो आपको यही मिलेगा 2125, और नीचे कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, 3 नंबर के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल लग जाएगा। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, देखो 64/455, ठीक है। 455 की आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो बच्चों 455 को हम लिख सकते हैं 5 into 13 into 7। क्या ये 2n into 5m की फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है भाई। मैंने आपको क्या बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ 2 हो या 5 हो या दोनों हो, ठीक है। उनको छोड़ करके कोई तीसरा नंबर आ गया तो वो नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखो 13 भी आ गया, 7 भी आ गया, ठीक है। तो आप क्या डायरेक्ट क्या लिखोगे आप यहाँ पर, हेयर 455 इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2n into 5m, therefore it is नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। समझ में आया होगा सभी को, आई होप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको यही लिखना है कि इसकी फॉर्म में है ही नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका एक फिक्स प्लेस पर डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, तो हमें निकालना ही नहीं है यार, निकालना ही नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग है, बात खत्म, निकालना ही नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है इसका, फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या गिवन है। फोर्थ पार्ट इसका जो है वो उसमें गिवन है, देखो 15/1600, ठीक है। आप 1600 को पहले तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, ठीक है।
ये काफ़ी लंबा चला गया। ठीक है, इस तरीके से ये सारे हमारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो आप लिख सकते हो 1600 इज इक्वल टू, ठीक है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है तो मैंने 2 को क्या लिख दिया डायरेक्ट, 2 की पावर 6, और 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 5 की पावर मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, हेयर 1600 इज इन फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 6 एंड m इज इक्वल टू 2। देख सकते हो ना, है ना, मैंने क्या बताया था, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो। अब दोनों है तो भी ये होगा क्योंकि ये इसकी फॉर्म में है। ठीक है, हो गया, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना होगा। नाउ 15 अपॉन 1600, ठीक है, अब 1600 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2, ये लिखना होगा। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने सिर्फ सिंगल नंबर वाले किए थे, अब यहाँ पर दोनों नंबर आ गए, 2 भी आ गया 5 भी आ गया। आपको बेसिकली क्या करना है, दोनों नंबर्स की ना सेम पावर बनानी होती है। देखो क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या था इस क्वेश्चन में, देखो आप यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर 3 थी, 2 क्यूब था नीचे, है ना। अब मैंने 5 क्यूब से मल्टीप्लाई नीचे किया और ऊपर किया, देख लो दोनों नंबर्स की पावर क्या बन गई, सेम बन गई। ठीक है, सेम पावर से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर तो लेकिन दोनों नंबर्स हैं, अगर एक नंबर होता, अगर सिर्फ 2 की पावर 6 होती तो भी हमारे लिए ईजी हो जाता, डायरेक्ट हम 5 की पावर 6 से नीचे मल्टीप्लाई करते, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पर तो दोनों नंबर गिवन है, यहाँ पर तो दोनों नंबर गिवन है, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, पावर आपको सेम बनानी है ना। एक काम करो, 2 की पावर 6 है, इसमें से तो कम करो मत, 5 की पावर 2 है ना, 5 की पावर 2 में ऐड कर दो, यानी कि क्या कर देंगे हम 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, 15 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4, इसको इस तरीके से मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। ठीक है, अब नीचे देखो 2 की पावर 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेस सेम है दोनों का तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई का साइन है तो 5 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिलेगा, 25, और यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 25 मिलेगा, और नीचे तो हमारा वही कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 6, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 15, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया 625 आ गया, नीचे कितना आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 और 625 को जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको, 9375, और नीचे क्या है, 10 की पावर 6 है, इसका मतलब यही है, यानी कि 6 नंबर्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 9375 तो एज इट इज ये 4 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या लगे, डेसिमल लग गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 5th पार्ट की बात करते हैं। 5th पार्ट में क्या गिवन है, 29 अपॉन 343। ठीक है, 343 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 343 को किस तरीके से लिख सकते हो, 343 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे 7 पे डिवाइड हो जाएगा, फिर से 7 पे डिवाइड हो जाएगा, और ये अगेन 7 पे डिवाइड। ठीक है, यानी कि हमें 343 क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो वही लिखना है। क्या 2 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, ठीक है, तो होगा ही नहीं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। डायरेक्ट लिखो, हेयर 343 इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2n into 5m, therefore it is non-terminating, therefore it is non-terminating। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या गिवन है, देखो 23 अपॉन 2 3 एंड 5 2। यार यहाँ तो देखो, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, हेयर डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m वेयर
n is equal to 3 and m is equal to 2. Therefore it is terminating. Therefore it is terminating. ठीक है. now इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड आउट करना है. 2 क्यूब 5 स्क्वायर. देखो दोनों की पावर सेम बनानी है तो ज़्यादा से कम नहीं बनाएंगे, कम से ज़्यादा बनाएंगे. तो 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 बनानी है तो 5 की पावर 1 से आप ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दो. तो क्या मिल जाएगा आपको 23. ठीक है. 23 इंटू 5 अपॉन यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 की पावर 3 एंड 5 की भी पावर 3 एंड यू विल गेट, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है. डायरेक्ट क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3 एंड फाइनली यू विल गेट 115 अपॉन 1000 एंड यू विल गेट 0.115. दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है. 6 पार्ट हो गया हमारा. 7 पार्ट की बात करते हैं. 7 पार्ट में क्या गिवन है 129 अपॉन 2 की पावर 2 5 7 एंड 7 रेज़ टू पावर 5 ये गिवन है. ठीक है. डिनोमिनेटर में देखो 7 आ गया, फालतू फंड का 7 भी आ गया यहाँ पर बिना बात. 7 हमें चाहिए ही नहीं, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो. ठीक है. 7 आ गया तो क्या लिखोगे डायरेक्ट हेयर डिनोमिनेटर इज नॉट in form of 2n into 5m. Therefore it is non-terminating. ठीक है. 8 पार्ट की बात करते हैं. 8 पार्ट में क्या गिवन है 6 अपॉन 15. ठीक है. 15 को क्या लिख सकते हो आप 3 इंटू 5. यही तो होगी ना प्राइम फैक्टराइजेशन. यहां पर भी आप देख सकते हो हेयर 15 is not in form of 2n into 5m. Therefore it is non-terminating. ठीक है. 9th पार्ट की बात करते हैं. 9th पार्ट में क्या गिवन है 35 अपॉन 50. ठीक है. 35 अपॉन 50. आप 50 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. ठीक है. ये आ गया, ये 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. यही आएगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन. ये उसके बाद इस 5 को भी आप डिवाइड करोगे 5 से तो 1 ही आ जाएगा. यानी कि 50 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी ना वो क्या आ जाएगी 2 इंटू 5 इंटू 5. जब इस 5 को आप फिर से 5 से डिवाइड करोगे ना, नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ आपको. ठीक है. 35 अपॉन 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर लिया है. 35 अपॉन 50 है. ठीक है. तो 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा 225. 2 से डिवाइड किया 25 आया, 5 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया. तो 50 आप क्या लिख सकते हो 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5 एंड ऑल्सो यू कैन राइट 2 इंटू 5 स्क्वायर. हेयर 50 is in form of 2n into 5m where n is equal to 1. देखो n की पावर तो 1 है and m is equal to 2. Therefore it is terminating. डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड आउट करना होगा. ठीक है. तो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 35 अपॉन 50 है. ठीक है. 50 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 स्क्वायर. ठीक है. पावर क्या देखो 5 की पावर 2 है, 2 की पावर भी 2 बनानी होगी, पावर सेम बनानी होगी. ठीक है. तो क्या करेंगे 35 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और 2 की पावर 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो फाइनली हमें ये मिल जाएगा 35 इंटू 2 और नीचे देखो बेस सेम पावर साइड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है. ठीक है. तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर एंड यू विल गेट 70 अपॉन. देखो ये फिर वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. क्या हो जाएगा 70 अपॉन 10 स्क्वायर एंड यू विल फाइनली गेट 70 अपॉन 100
देन यू विल गेट 0.7 जो है आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 10th पार्ट एंड द लास्ट पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका, तो 77/210 है। तो पहले 210 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, 2 की टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, 105 मिलेगा। 5 की टेबल पे डिवाइड कर दो, 3 पे डिवाइड कर दो, और ये 7 पे आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 210 किसके इक्वल मिल गया? 2 × 5 × 3 × 7। 2 और 5 को छोड़ करके 3 और 7 भी आ गए। 2 और 5 को छोड़कर कोई तीसरा नंबर दिख जाए तो आंख बंद करके लिख देना, हेयर 210 इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2n × 5m, therefore it is नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो आगे करना ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो बात खत्म। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? देखो, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या अभी हम बात कर रहे थे इसकी, तो देखो क्या है, रैशनल होगा इरेशनल होगा? इरेशनल होगा रैशनल होगा। ठीक है, इरेशनल तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है ही नहीं। उसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो ये देखो खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग है तो इरेशनल तो होगा ही नहीं। तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो आप? अपॉन, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। तो ये एक रैशनल नंबर बन गया जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो आप यहां पे लिख सकते हो q यहां पर क्या है, 10⁹, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? 0.120, 1200, 1200, 4 टाइम्स 0। अब देखो ये रिपीट भी नहीं हो रहा, ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे और ये खत्म भी नहीं हो रहे, तो ये क्या होगा? ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये रैशनल होगा नहीं तो हम इसके डिनोमिनेटर के बारे में कुछ बोले, क्योंकि रैशनल होगा तभी तो डिनोमिनेटर के बारे में कमेंट कर पाएंगे। अभी इरेशनल था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? 43.123456789। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसको एक्सलेट करते हो। ठीक है, सबसे पहले आप इसको एक्सलेट करते हो तो क्या हो जाएगा? 43.123456789 इज इक्वल टू, ये वाले क्वेश्चन जो है बेसिकली कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, 43.123456789 इज इक्वल टू एक्स लेट किया हमने यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको? देखो जितने नंबर के ऊपर बार है, ठीक है, आपको उतने नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि उतने नंबर वाली 0 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 बना लो इसको, मल्टीप्लाई बाय 10⁹ बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा यहाँ पर? 43.123456789। ठीक है, अब क्योंकि देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 10⁹ से तो ये कंप्लीट सिस्टम तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब क्योंकि रिपीट हो रहा है, बार का मतलब होता है बार बार, बार का मतलब क्या होता है? बार बार, यानी कि ये नंबर इतने के बाद फिर दोबारा रिपीट होगा। 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 के बाद 1.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला सिस्टम तो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10⁹ x, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में से, सब्ट्रैक्शन आप कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन यहाँ पर आप कर सकते हो। तो सेकंड इक्वेशन में जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 0.123, यहाँ पे बार भी लगाना है आपको। ठीक है, क्योंकि रिपीट होगा ना वो, 6 7 8 9 इज इक्वल टू
इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप, 43.123456789, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना पोर्शन तो सब्ट्रैक्ट। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, ये इन नंबर्स को आप इस तरीके से लिख लो यहाँ, ठीक है। कितना बचेगा 6, और यहाँ पर कितना 4, बाकी एज इट इज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे जब आपको क्या मिलेगा, देखो आपको 9 टाइम्स 9 मिल जाएगा, और ये x विल रिमेन हेयर एंड दिस विल गेट ट्रांसफर्ड ओवर हियर, एंड फाइनली आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 9 टाइम्स 9, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 999 999 999, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। चैप्टर फिनिश हम कर चुके हैं, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप डाउट जो है अपना डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। और क्या क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं वीडियो के अंदर, आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, जो आप वीडियो में इंप्रूवमेंट चाहते हैं। और नोट्स के लिए मैं आपको सभी को बता चुका हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर जाइए, नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर के नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरीके से पढ़ते रहना, ठीक है, और स्माइल करते रहना, कभी भी टेंशन नहीं लेनी है। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। नोट्स याद रखना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं लिखना चाहते टेलीग्राम पे जाओ, डायरेक्ट नोट्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई डाउट होता है तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप फॉलो करो, वहाँ पे अपने डाउट विदाउट एनी हेजिटेशन आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। ये 3rd पार्ट था। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अगर ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू।